बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सलाहुद्दीन अय्यूबी की एक और एपिसोड के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। सुबह तुलू हुई तो हुदैद बेहोशी की हालत में था और अपने आप को होश में रखने की सरतोड़ कोशिश कर रहा था। उसका खून रुक गया था, लेकिन ज़्यादातर खून बह जाने से उसका जिस्म बेजान हो गया था। लड़की ने उसे छोटे से नखलिस्तान में उतारा और उसे पानी पिलाया। घोड़े के साथ कुछ खाने की चीज़ें बंधी हुई थीं, वो हुदैद को खिलाईं। उससे उसका दिमाग साफ होने लगा। उसे पहला ख्याल ये आया कि पहले वो इस लड़की का मुहाफिज था, अब इसका कैदी है। लड़की ने उसे लिटा दिया। वो रात भर घोड़े पर सवार रहे थे। कुछ देर के आराम से हुदैद का जिस्म ठिकाने आ गया। उसने लड़की से कहा, शोबक दूर नहीं, शायद एक दिन की मुसाफत है। तुम एक घोड़ा लो और उसे भगाती ले जाओ, जल्दी पहुंच जाओगी। मैं वापस चला जाऊंगा। तुम जिंदा वापस नहीं पहुंच सकोगे, लड़की ने कहा। अगर यहीं से वापस जाना है तो मुझे साथ ले चलो। तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं मर्द हूं, हुदैद ने कहा। मेरा दिल नहीं मान रहा कि एक लड़की मेरी हिफाजत करे। उससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मैं इन मामूली सी लड़कियों में से नहीं हूं जो घरों में पड़ी रहती हैं, लड़की ने कहा, और जो मर्दों की हिफाजत के बगैर एक कदम नहीं चल सकती। मुझे एक फौजी मर्द समझो। फ़र्क सिर्फ ये है कि मेरा हथियार मेरी खूबसूरती, मेरी जवानी, मेरी चुर्ब ज़बानी है। मैं तुम्हारी तरह सख्तियाँ बर्दाश्त कर सकती हूँ। मैं शोबिक तक पैदल पहुँच सकती हूँ। मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करता हूँ, हुदैद ने कहा। डाकू हम दोनों को कितना करीब ले आए हैं, मगर हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। तुम मेरे मुल्क की बुनियादें हिलाने की कोशिश कर रही हो और एक दिन मैं तुम्हारे मुल्क पर हमला करने आऊँगा। लेकिन इस वक्त मेरी दोस्ती कबूल कर लो, लड़की ने कहा। दुश्मनी की बातें इस वक्त सोचेंगे जब तुम तंदुरुस्त होकर अपने मुल्क चले जाओगे। उसने हुदैद की गर्दन के नीचे बाजू करके उसे उठाया। हुदैद अब उठ सकता था। वो उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलता घोड़े तक पहुंच गया। लड़की ने उसका पांव उठाकर रकाब में रखा और उसे सहारा देकर घोड़े पर सवार कर दिया। लड़की भी इसी घोड़े पर सवार होने लगी तो हुदैद ने हाथ आगे करके उसे रोक दिया और कहा, अब तुम दूसरे घोड़े पर बैठो, मैं अकेला सवारी कर सकूंगा। इसके बावजूद मैं इसी घोड़े पर बैठूंगी, लड़की ने कहा। तुम्हें अपने साथ लगाए रखूंगी। हुदैद की जिद के बावजूद लड़की इसके पीछे सवार हो गई और जब एक बाजू उसके सीने पर रखकर उसे अपने सीने से लगाने लगी तो हुदैद ने मुज़ाहमत करते हुए कहा, मुझे ज़रा अपने सहारे बैठने दो। लड़की ने उसे ज़बरदस्ती अपने साथ लगाकर उसका सर अपने कंधे पर डाल दिया। उसने हुदैद से पूछा, मैं जानती हूँ तुम मुझे बदकार लड़की समझकर मुझसे दूर रहने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, हुदैद ने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ लड़की समझकर दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम्हें अपने करीब करने की कोशिश होती तो 2 रातें तुम बेबसी की हालत में मेरी कैद में रही हो। मैं तुम्हें अपनी लौंडी बना सकता था, लेकिन मैंने अपने ऊपर शैतान का गलबा नहीं होने दिया। अब तो मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे मैं अमानत में खयानत कर रहा हूँ। मेरे अंदर गुनाह का एहसास पैदा हो रहा है। तुम पत्थर तो नहीं हो, लड़की ने उससे पूछा। मुझे तो जिस मर्द ने देखा है भूखी नज़रों से देखा है। मैंने सिर्फ इतनी सी कीमत देकर तुम्हारी कौम के 2 मोमिनों के ईमान खरीद लिए थे। कितनी कीमत? हुदैद ने पूछा। सिर्फ इतनी सी कि इन्हें पास बिठाया और सर अपने कंधे पर रख लिया था। उनके पास ईमान था ही नहीं, हुदैद ने कहा। जो कुछ भी था, लड़की ने कहा, वो मैंने उनसे ले लिया था। उसकी जगह उनके दिलों में अपनी कौम के खिलाफ गद्दारी डाल दी थी। वो कौन है? हुदैद ने पूछा। अभी नहीं बताऊंगी, लड़की ने जवाब दिया। जिस तरह तुम अपने फ़र्ज़ के पक्के हो, इसी तरह मुझे भी अपना फ़र्ज़ अजीज़ है। हुदैद खामोश हो गया। वो लड़की के जिस्म की हरारत और हल्की हल्की बू महसूस कर रहा था। लड़की के खुले हुए रेशमी से बाल हवा से लहराकर उसके गालों पर पड़ रहे थे और गालों को सहला रहे थे। उसे ऊँग आ गई। घोड़ा चलता रहा। बहुत दूर जाकर हुदैद की आंख खुली तो सूरज सर पर आ चुका था। उसने कहा, घोड़े को एड़ लगाओ, मुझे उम्मीद है कि हम सूरज गुरूब होने के बाद शोबिक पहुंच जाएंगे।
लड़की ने घोड़े को एड़ लगाई और सहरा तेजी से पीछे हटने लगा। सूरज गुरूब हो चुका था। शोबक के किले के इस कमरे में जहां सुलेबी हाकिमों और कमांडरों के इजलास हुआ करते थे, वहां हाकिम और कमांडर बैठे थे। इनमें आलिम जासूस भी बैठा था। वो कह रहा था, मैं ये नहीं बता सकता कि दोनों लड़कियों का क्या हशर हुआ या हो रहा है। मैंने इन्हें बचाने बल्कि इन्हें देखने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि इनसे ज़्यादा कीमती ये राज था जो मुझे आप तक पहुंचाना था। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि डाकुओं ने हमला किया तो मैं मौका देखकर एक तरफ हो गया और एक घोड़े तक पहुंच गया। एक तो मेरी रिहाई एक मौजज़ा है, दूसरा मौजज़ा ये हुआ कि मैं इतने खून रेज मार्के में से साफ बचकर निकल आया। कोई भी मेरे पीछे नहीं आया। मेरा ख्याल है कि वो डाकू नहीं थे, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के भेजे हुए आदमी थे। ये नहीं बता सकता कि उसने हम तीनों को खुद सजाए मौत क्यों ना दी और लड़कियों को ख़राब करने का ये तरीका क्यों इख्तियार किया। ये एक ढोंग था। लड़कियां अब इन लोगों के कब्ज़े में होंगी और जालमाना अजियतें बर्दाश्त कर रही होंगी। इन्हें छुड़ाने का हम कोई तरीका नहीं सोच सकते, एक सुलेबी हाकिम ने कहा। ये कुर्बानियां तो देनी पड़ती हैं। हमारे पास लड़कियों की कमी नहीं। हमारा ये तरीका कामयाब है। इसे जारी रखने के लिए और लड़कियां तैयार करो। सब आ गए हैं। अब वो राज बताओ जो तुम अपने साथ लाए हो। आलिम जासूस इन्हें सुना चुका था कि वो काहिरा की एक मस्जिद से किस तरह गिरफ्तार हुआ था, कैद खाने में उसके साथ और लड़कियों के साथ क्या सलूक हुआ और सुल्तान अय्यूबी ने इन्हें किस तरह खिलाफ तवक्को रिहा किया। इसने ये भी सुनाया कि ये राज सुल्तान अय्यूबी ने उसे किस तरह दिया है। उसने तारीख बताकर कहा, सुल्तान अय्यूबी इस रोज़ अपनी फ़ौज को कूच कराएगा। वो कुर्क पर हमला करेगा। नायब सलार कह रहे थे कि शोबिक को पहले लेना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा मजबूत किला है, लेकिन सलाहुद्दीन शोबिक पर अपनी ताकत ज़ाय नहीं करना चाहता। वो कुर्क को कमज़ोर समझकर पहले उसे लेना चाहता है। वहाँ वो अपनी फ़ौज और रसद वगैरह का अड्डा बनाएगा। रसद जमा करके वो कुमक बुलाएगा और फ़ौज को काफ़ी आराम देकर शोबिक पर हमला करेगा। उसने ये ख़ास तौर पर कहा था कि वो हमें बेखबरी में लेना चाहता है। उसकी वजह उसने ये बताई है कि उसकी फ़ौज कम है और हमारी फ़ौज ज़्यादा है, और हमारे पास घोड़े भी बेहतर हैं और हमारे पास खुद आवर ज़र्रा बख्तर हैं। उसने साफ अल्फाज में कहा है कि अगर सुलेबी फ़ौज ने उसे रास्ते में रोक लिया तो उसे शिकस्त के सिवा कुछ हासिल ना होगा। वो खुले मैदान में लड़ने से डरता है। आलिम जासूस ने वो तमाम बातें बताईं जो उसने सुल्तान अय्यूबी की ज़बान से सुनी थीं। इतने कीमती और अहम राज की तफसील सुनकर लड़कियों को सब भूल गए और इस मसले पर तबादला ख्याल करने लगे। वो इस नतीजे पर पहुंचे कि सुल्तान अय्यूबी गैर मामूली तौर पर दानिशमंद जंगजू है। उसने कुरुक पर जो हमले का प्लान बनाया है उसमें उसकी जंगी फहम व फरासत का पता मिलता है। रास्ते में न लड़ने का फैसला भी इसकी दानाई की दलील है। वो रास्ते में ताकत ज़ाय नहीं करना चाहता। ये खुदाए यसु मसीह का ख़ास करम है कि उसके प्लान का इल्म हो गया है, वरना वो कुरक को लेकर शोबिक जैसे मजबूत दिफा के लिए ख़तरा बन सकता था। उन्होंने इसी वक्त सुल्तान अय्यूबी के प्लान के मुताबिक अपनी फ़ौजों की नकलो हरकत और दिफा का प्लान बनाना शुरू कर दिया। प्लान में ये इक़दामात तय पाए। सुलेबी अफवाज की मुतहिदा मरकज़ी कमान शोबिक में ही रहेगी। रसदगाह भी वहीं रखी जाएगी। जंग को शोबिक से ही कंट्रोल किया जाएगा। कुरक की किला बंदी को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। कुछ और फौज कुरक मुंतकिल कर दी जाएगी। अय्यूबी को कुरक से दूर उसकी अपनी सरहद के अंदर किसी दुश्वार गुजार इलाके में रोका जाएगा। इस मकसद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फौज भेजी जाएगी। इस फौज में घुड़सवार और शतर सवार ज़्यादा होंगे। कोशिश की जाएगी कि अय्यूबी की फौज को घेरे में ले लिया जाए। पानी के चश्मों पर पहले से कब्जा कर लिया जाए। इन इक़दामात पर फौरी तौर पर अमल दरामद के अहकामात नाफिज कर दिए गए। हर कोई खुश था। ये पहला मौका था कि सुल्तान अय्यूबी का कोई राज कबल अज वक्त मालूम हो गया था, वरना उसने सुलेबियों को हमेशा आड़े हाथों लिया था। इस पर हैरत का भी इजहार किया गया कि सुल्तान अय्यूबी जैसे आदमी से ये लग्जिश सरजद हुई कि इन जासूसों को दूसरे कमरे में बिठाकर जिन्हें वो रिहा करने का फैसला कर चुका था, ऐसी नाजुक बातें बुलंद आवाज से की जो उसे शिकस्ते फाश से दो चार कर सकती थीं। उन्होंने एक एहतमाम ये भी किया कि फ्रांस की फौज जो वहाँ से बहुत दूर थी, ये पैगाम भेज दिया कि फलां दिन से पहले पहले अपने मकाम पर पहुँच जाए, जहाँ नूरुद्दीन जंगी की भेजी हुई कुमक को रोका जा सके।
اتنے میں ایک سلیبی افسر اندر آیا اور انٹیلیجنس کے سربراہ کے کان میں کچھ کہا۔ اس سربراہ نے سب کو بتایا کہ 2 میں سے ایک لڑکی جو ڈاکوؤں کے گھیرے میں آ گئی تھی ابھی ابھی آئی ہے۔ اطلاع ملی ہے کہ اس کے ساتھ ایک زخمی مسلمان محافظ ہے۔ عالم جاسوس سب سے پہلے کمرے سے نکل گیا، اس کے پیچھے دوسرے لوگ بھی باہر چلے گئے۔ حدید کو لڑکی نے برآمدے میں لٹا دیا تھا اور خود اس کے پاس بیٹھی تھی۔ گھوڑے کی اتنی لمبی سواری اور تیز رفتاری نے حدید کے زخم کھول دیے تھے۔ اس کا خون جو صبح بند ہو گیا تھا پھر بہنے لگا تھا اور اس پر غشی طاری ہوئی جا رہی تھی۔ سلیبی کمانڈروں نے حدید کی طرف کوئی توجہ نہ دی کیونکہ انہیں بتایا گیا تھا کہ یہ ڈاکوؤں کا حملہ ایک ڈھونگ تھا۔ انہوں نے لڑکی کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور اسے اندر چلنے کو کہا۔ وہ بڑی قیمتی لڑکی تھی، لیکن اس نے اس وقت تک اندر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا جب تک حدید کی مرہم پٹی نہیں ہو جاتی۔ انٹیلیجنس کا سربراہ ہرمن نام کا جرمن تھا۔ اس نے لڑکی کو پرے لے جا کر کہا، کس سانپ کے بچے کی تم مرہم پٹی کرانا چاہتی ہو؟ یہ تو تمہاری قسمت اچھی تھی کہ بچ کر آ گئی ہو، ورنہ یہ درندے تمہیں ان وحشیوں کے حوالے کرنا چاہتے تھے جو ڈاکو بن کر آئے تھے۔ یہ جھوٹ ہے، لڑکی نے جھنجھلا کر کہا۔ پہلے ہمیں بھی یہی شک تھا، لیکن اس شخص نے میرے سارے شکوک رفع کر دیے ہیں۔ اس نے 2 ڈاکوؤں کو ہلاک کر کے مجھے بچایا ہے۔ اس نے ہرمن کو سارا واقعہ سنا دیا اور یہ بھی بتایا کہ یہ شخص اسے بار بار کہتا تھا کہ مجھے یہیں مرنے دو اور تم چلی جاؤ۔ سلیبیوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اتنی گہری اتری ہوئی تھی کہ اتنے زیادہ افسروں میں سے کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ اس زخمی کی مرہم پٹی کرو۔ عالم جاسوس تک نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ لڑکی ان کے ساتھ اندر نہیں جا رہی تھی۔ آخر کسی نے کہا کہ زخمی کو کمرے میں لے چلو اور فوراً مرہم پٹی کرو۔ اسے اٹھوا کر لے گئے اور لڑکی اپنے افسروں کے ساتھ چلی گئی۔ اسے کہا گیا کہ وہ بیان کرے کہ کس طرح زندہ بچی ہے۔ اس نے پوری تفصیل سے سنا دیا۔ اس دوران اس کے لیے وہیں کھانا اور شراب آ گئی۔ اس نے کہا، اگر زخمی کو کھانا کھلایا جا چکا ہے تو میں کھاؤں گی، میں ذرا اسے دیکھاؤں۔ وہ جانے کے لیے اٹھی۔ ٹھہرو لوزینا، ہرمن نے اسے بڑے رعب سے کہا، تم دوسری بار سلیب کی فوج کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہی ہو۔ پہلے تمہیں اندر چلنے کو کہا گیا تو تم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ پہلے زخمی کو اٹھاؤ۔ اب تم بلا اجازت اور بدتمیزی سے باہر جا رہی ہو۔ یہ سب سلیبی فوج کے اعلیٰ حکام ہیں اور یہاں 2 سلیبی حکمران بھی بیٹھے ہیں۔ جانتی ہو اس حکم عدولی اور بدتمیزی کی کیا سزا ہے؟ 10 سال سزائے قید۔ اور جب تم یہ حکم عدولی دشمن کے ایک معمولی سے عہدیدار کی خاطر کر رہی ہو تو تمہیں سزائے موت بھی دی جا سکتی ہے۔ کیا سلیبی حکمران اور کمانڈر اس انسان کو اس کا صلہ نہیں دیں گے کہ اس نے ایک تجربہ کار جاسوسہ کی جان اپنی جان خطرے میں ڈال کر بچائی ہے؟ لڑکی نے کہا، میں جانتی ہوں کہ وہ میرے دشمن کی فوج کا عہدیدار ہے، لیکن میں اسے دشمن اس وقت کہوں گی جب وہ اپنی فوج میں واپس چلا جائے گا۔ دشمن ہر حال میں اور ہر جگہ دشمن ہے، ایک سلیبی کمانڈر نے چلا کر کہا۔ فلسطین میں ہم نے کتنے مسلمانوں کو زندہ رہنے دیا ہے، ان کی نسل ہم کیوں ختم کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے دشمن ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ ہمارے مذہب کے دشمن ہیں۔ دنیا پر صرف سلیب کی حکمرانی ہوگی، ایک زخمی مسلمان ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ بیٹھ جاؤ۔ لڑکی بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔